मोदी सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 पर लिए गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दलीलों का दौर जारी है। लिब्रांडो गैंग ये गलतफहमी में है कि वो मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले को सुप्रीम कोर्ट के जरिए पलटवा देंगे, इसलिए पूरी जोर आजमाइश जारी है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ समेत 5 जजों की पीठ सुनवाई कर रही है। इस सुनवाई के दौरान 20 अहम दलीलें दी गई हैं अब तक की, जिसमें से 10 दलीलों के बारे में हमने पिछली रिपोर्ट में बात की थी और बाकी की 10 अहम दलीलों का हम इस रिपोर्ट में राजनीतिक पोस्टमार्टम करेंगे और यह भी जानेंगे कि डीवाई चंद्रचूड़ समेत बाकी के जजों की तरफ से इन दलीलों पर क्या टीका टिप्पणी की गई है। रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। देखते रहिए मुद्दा गरम है। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तमाम वकीलों की ब्रिगेड मोदी सरकार के फैसले को पलटने के मंसूबों से दलीलें पेश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 10वीं दलील सुब्रमण्यम की तरफ से दी गई। उन्होंने जज साहिब से कहा कि विलय के समय जम्मू कश्मीर किसी भी अन्य राज्य की तरह नहीं था, उसका अपना संविधान था। हमारे संविधान में विधानसभा और संविधान सभा दोनों को मान्यता दी गई है। मूल ढांचा दोनों के संविधान से निकाला जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के संघीय होने और राज्यों को विशेष अधिकार की बात कही थी। 11वीं दलील में सुप्रीम कोर्ट में 370 के खिलाफ में पेश की गई दलील में कहा गया कि राष्ट्रपति के पास अनियंत्रित अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 370 के खंड 1 के तहत शक्ति का उद्देश्य आपसी समझ पर आधारित होता है। जम्मू कश्मीर और भारत के बीच यह व्यवस्था संघवाद का एक समझौता थी। संघवाद एक अलग तरीके का सामाजिक अनुबंध है, इसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 12वीं दलील में कहा गया कि जम्मू कश्मीर का संविधान वहां के लोगों के लिए है। यह एक संविधान है, इसे एक संविधान सभा ने बनाया था। संविधान में संशोधन करने की शक्ति सिर्फ उस निकाय के पास हो सकती है जिसे संविधान सभा ने बनाया हो, यही नियम कहता है। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 को लेकर के 13वीं दलील में कहा जाता है कि अगर हमें अनुच्छेद 370 नहीं चाहिए तो हमें यह देखना होगा कि क्या यह स्थायी था या फिर अस्थायी। इसे हटाने के लिए मशीनरी मौजूद नहीं थी। आज 370 की व्याख्या इस आधार पर करने की जरूरत है कि इसका मकसद क्या है। इस पर जस्टिस कौल ने पूछा कि अगर उस मशीनरी को दोबारा से बनाया जाए तो क्या अनुच्छेद 370 हटाया जा सकता है। जो 14वीं दलील थी उसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर के महाराजा ने जब भारत के साथ संधि की तो उन्होंने रक्षा, संचार और विदेश मामलों के अलावा बाकी शक्तियां अपने पास में रखी थी। इसमें कानून बनाने की शक्ति भी शामिल है। वो दो देशों के बीच में संधि थी, ये एक विशेष रिलेशनशिप है। महाराजा चाहते तो पूरी तरह जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि इन दलीलों से इन लोगों की मंशा क्या झलक रही है। सुप्रीम कोर्ट में 15वीं दलील में कहा गया कि जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटते समय संविधान के अनुच्छेद 239 ए का पालन नहीं किया गया। अनुच्छेद 239 ए कहता है कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानसभाओं या फिर मंत्री परिषद या दोनों के निर्माण की शक्ति संसद के पास में है। आईओए के पर हस्ताक्षर करने के बाद भी महाराजा ने अपने अधिकार और संप्रभुता नहीं छोड़ी थी। 16वीं दलील में कहा गया कि जम्मू कश्मीर के महाराजा ने सिर्फ यह घोषणा की कि राज्य भारत के प्रभुत्व का एक अभिन्न अंग था। अनुच्छेद 370 ने गतिरोध और विलय समझौते का स्थान ले लिया। अनुच्छेद 370 विलय समझौते के विकल्प के रूप में संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में 17वीं दलील में कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत एक अनिवार्य शर्त है। इसके तहत मामले को राष्ट्रपति को राज्य विधायिका के पास में भेजना पड़ता है। ऐसे में जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था तो फिर राज्य का पुनर्गठन नहीं हो सकता था। राष्ट्रपति के लिए विधायिका को संदर्भित करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 3 को लागू करने से पहले यह एक शर्त है। यह 356 के तहत, दरअसल उद्घोषणा के तहत नहीं किया जा सकता है। यह एक संवैधानिक संशोधन है जो कि संविधान का ही विध्वंसक है। यदि यह निलंबन विफल हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति शासन भी विफल हो जाएगा। आपने संविधान में संशोधन किया है,
18वीं दलील में कहा गया, जो कि वकील शेखर नाफड़े की तरफ से दी गई है, उन्होंने दलील देते हुए कहा कि बदलाव के साथ ही वहां सब कुछ उलट-पुलट हो गया। संवैधानिक ढांचे पर इसका प्रभाव कई आयाम में होगा। 19वीं दलील में कहा गया, जो कि वरिष्ठ वकील दिनेश द्विवेदी की तरफ से दी गई है, उन्होंने कहा कि एक राज्य को एक केंद्र शासित प्रदेश में नहीं बदला जा सकता है। अनुच्छेद 1 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समान संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं करता। यह संविधान के संघीय ढांचे का एक हिस्सा था। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने से इसकी संवैधानिक स्थिति कमतर हो गई है, ये उनका कहना है उनकी दलील में। उन्होंने कहा कि यह कतई स्वीकार नहीं है, यह संघवाद और दोहरी राजनीति के सिद्धांत का उल्लंघन भी है। 20वीं और आखिरी दलील में कहा गया, जो कि वकील रिफत आरा भट्ट की तरफ से दी गई, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय पार्टी के सहयोग से आपकी सरकार है, यह बेहतर काम कर रही है। आपने अचानक सरकार से समर्थन वापस ले लिया, फिर केंद्र सरकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 आदेश जारी करने के लिए राजी करते हैं, फिर राष्ट्रपति को विधानसभा का प्रस्ताव जारी करने के लिए राजी किया जाता है। सत्ता के दुरुपयोग का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा, ये उनकी तरफ से अपनी दलील में कहा गया। उन्होंने कहा कि संसद कार्यकारी और विधायी कामकाज पर संसद का नियंत्रण है, फिर आप कहते हैं कि राष्ट्रपति सभी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में बदलाव करके जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस यानी कि विशेष जो अधिकार थे उसको खत्म कर दिया था। उसके बाद से जम्मू कश्मीर अब देश के बाकी राज्यों जैसा हो चुका है। पहले केंद्र सरकार का कोई भी कानून यहां पर लागू नहीं होता था, लेकिन अब यहां केंद्र के कानून भी लागू होते हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में कई समुदायों को कई सारे अधिकार भी नहीं थे, लेकिन अब सारे अधिकार भी मिलते हैं। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है। सरकार का कहना है कि सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। केंद्र ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अक्टूबर 2020 से 5 जजों की संविधान पीठ लगातार इस प्रकरण को लेकर के सुनवाई कर रही है, जिसमें सीजेआई के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। याचिकाकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद अकबर लोन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और मुजफ्फर इकबाल खान की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम, रिफत आरा की ओर से दुष्यंत दवे और जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस यानी कि JKPC की तरफ से वरिष्ठ वकील राजीव धवन, जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जफर अहमद शाह पैरवी कर रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं, इन दलीलों को सुनने के बाद में मुझे लगता है कि अब ये क्लियर हो चुका है कि इन वकीलों की दलीलें और जो सुप्रीम कोर्ट में आवाज गूंज रही है जजेस के सामने, खास करके DY चंद्रचूड़ के सामने, इनकी दलीलों से साफ तौर पर झलक रहा है कि अगर हमने जम्मू कश्मीर को भारत के तमाम राज्यों की तरह, अन्य राज्यों की तरह ही समान जो है शक्तियां दे दी हैं लोगों को, वहां पर अब दूसरे राज्यों की तरह ही उसको ट्रीट किया जाएगा, तो उन्हें दिक्कत हो रही है। और वैसे भी ये हैरत की बात है कि मोदी सरकार की तरफ से या फिर यूं कहें कि भारत सरकार की तरफ से अगर कोई भी कानून लागू होता है तो वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं होना चाहिए, और जबकि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। तो धारा 370 को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में बाकी की 10 दलीलें मैंने आपको बताई, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।